सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे ने सबको दंग कर दिया है। बल्कि यूं कहा जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को आमादा जंग कर दिया है तो गलत ना होगा। यह सच है कि ज़िमनी इंतखाब अवामी रद्दमल होता है कि वो हुकूमती पॉलिसियों को कैसे देखते हैं। इसलिए कराची का नतीजा तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका है कि वो अपनी छोड़ी हुई सीट का दिफा तक न कर सकी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान भी इतराफ़ कर रहे थे कि इनसे बड़े गलत फैसले भी हुए हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ापन है कि उन्होंने तस्लीम किया कि टिकटों के मामले में इनसे गलतियां हुई, लेकिन सवाल गलतियों को तस्लीम करने का नहीं बल्कि इनके अजाले का है। और अवाम को लगता है कि हुकूमत की गलतियों ना तजर्बाकारियों ने इनकी जिंदगी मुश्किल तर बना दी है, जिसका बदला इन्होंने वोट के जरिए कराची के ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत से ले लिया है। कुछ तजियाकार तो इसे कराची से PTI के सफाया होने का आगाज भी करार दे रहे हैं, लेकिन अभी PTI हुकूमत के पास अपनी गलतियों के इजाले के लिए मजीद 2 साल पड़े हैं। कराची NA 249 का नतीजा तब्दीली सरकार के लिए महज फिक्रिया है, लेकिन वो कारकर्दगी दिखाकर बाजी पलट सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन की सफों में भी इस इंतखाबी नतीजे ने खलबली मचा दी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी तो आस्तीनें चढ़ाकर एक दूसरे पर चढ़ दौड़ी हैं। सच ये भी है कि अदालती फैसला हो या अवामी फैसला, मुस्लिम लीग नून का मसला ये रहा है कि उसे चीजें जल्दी समझ नहीं आती। मुबारकबादें वसूल करने और मिठाइयां डिकारने के बाद ही इन्हें ये पता चलता है कि इनके साथ हाथ हो गया। NA 249 के इंतखाबी मार्के में भी यही कहानी दोहराई गई। मरियम नवाज ने इब्तदाई लीड को देखकर ही मुबारकबादों के साथ कारकुनों को मिठाइयां भी खिला दी, लेकिन सुबह जब पता चला कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया है तो ट्विटर पर फिर वही पुराना रोना धोना शुरू हो गया। डस्का की धुंध के ताने, इलेक्शन चोरी करने के इल्जाम और जीती हुई सीट वापस छीन लेने के दावे किए गए। लेकिन इस बार मद्दे मुकाबिल इनका सियासी भाई है, जिसकी जमात पीपल्स पार्टी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम मरियम के नाम यह है कि सब जानते हैं कि धांधली किस जमात का शेवा है। उन्होंने खबरदार कर दिया कि नून लीग पीपल्स पार्टी से लड़ेगी तो हारेगी। अगर नून लीग जीत जाती तो वो खुद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते। बिलावल का कहना दुरुस्त है, अगर धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं, वरना ये हकीकत मान लें कि एक तीर ने सबका शिकार कर लिया है, बल्ले का, डॉल्फिन का, पतंग का और शेर का भी। नाजरीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस जंग को देखकर मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर हंसी भी आती है, जो कल ही फरमा रहे थे कि PDM अब भी कायम है, जो पहले से ज्यादा ताकत के साथ ईद के बाद हुकूमत पर यलगार करेगी। इस पर बहस फिर किसी वक्त सही। अब बात करेंगे 249 के इंतखाबी नताइज और इसके बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल पर। असद खरल बाबर डोगर मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, ये क्या हो गया? मरियम नवाज साहिबा के साथ इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा धोखा और बिलावल ने दिया है, और ये तो नून लीग की सीट थी, वो तो कह रही थी कि हम जीत गए हैं, और उसके बाद पीपल्स पार्टी फिर, और वोटों का फर्क बहुत कम है। अब वो जा रहे हैं दोबारा इसके खिलाफ अपील करेंगे इलेक्शन कमीशन में। तो इस दफा अब पीपल्स पार्टी ने धांधली कर दी है। हमेशा तहरीक इंसाफ धांधली करती थी, इस दफा पीपल्स पार्टी ने कर दी, और इलेक्शन कमीशन भी वो जो बड़ा अच्छा अभी कारकर्दगी दिखाई है जिसने डस्का में। देखिए उसामा साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये NA 249 का इलेक्शन है, इसने बहुत सारी चीज़ों के पोल खोल दिए हैं। एक तरफ तो वही इलेक्शन कमीशन है जो बहुत अच्छा था, और अब वही इलेक्शन कमीशन जो है बहुत गलत हो गया। यानी डस्का इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन यही उसके मेंबरान बहुत अच्छा थे, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था। अब वही 249 का जो इलेक्शन है उसके अंदर वही इलेक्शन कमीशन बुरा हो गया कि जिस तरह मरियम साहबा ने कहा कि ये धांधली हो गई है। एक तो ये है कि जो उसामा साहब एक चीज़ में आप अप्रिशिएट नून लीग के वाले से मैं समझता हूँ कि खुश आइंद बात है कि शहबाज शरीफ साहब इस सीट से 723 वोटों से हारे थे। अभी जो उनके कैंडिडेट हारे हैं वो 683 वोटों से हारे हैं। यानी नून लीग का जो वोट है उसने राइज किया, इंक्रीज किया है। शिकस्त उनकी ज़रूर हुई है, लेकिन उस शिकस्त का मार्जिन 723 से कम होकर 683 रह गया है। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया, पीपल्स पार्टी जो है उनके उम्मीदवार ने 16,156 लिए हैं
और नून लीग के जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं उन्होंने 15,473, तो लिहाजा 683 वोटों का ये सिर्फ फ़र्क है और बहुत कम मार्जिन है। अब डस्का के अंदर तो ठीक है, पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत है, मरकज़ के अंदर पीटीआई हुकूमत है, यहाँ पर धुंध वाला ड्रामा रचा दिया गया। अब वहाँ पे कौन सी धुंध थी, अप्रैल अब तो मई आ गया समझे, तो वहाँ पे जो आरओ का लेट पहुँचना, अब ये देखें ना कि जो मरियम साहिबा ने ये धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये किस पे लगा रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज़ में हुकूमत उनके पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन उसके नहीं है अंडर, तो वो किस तरह धांधली कर सकती है? और फिर ये पीटीआई जो है वो वाकई हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बजाय पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं, मरियम साहबा को ट्वीट का जवाब भी दिया नासिर शाह साहब ने कि आए मिलकर हम पीटीआई जो है उसके जो है उसकी जो है उसके खिलाफ जश्न मनाएं। अब मामला ये है कि यहाँ पे पीपल पार्टी और नून लीग आमने सामने, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है, या उनका जो बयान आया है कि एक तीर से कई शिकार किए। अब देखें, एक तो मामला ये है कि पीटीआई के साथ बहुत बुरी हुई यहाँ पे। अब जो भी एक्सक्यूज़ बनाए जाए तो ये आप, हालांकि ये अनप्रेसिडेंटेड बात है उसामा साहब, इससे पहले यही सारे आ रहे थे, जितने भी आपने सर्वे देखे, जितनी रिपोर्ट्स आई, जितने तजिए हो रहे थे कि पीटीआई और पीएमएलएन का मुकाबला हो रहा था पीटीआई और पीएमएलएन का, और जीत गई पीपल्स पार्टी जिसको चौथे पांचवें नंबर पे दिखा रहे थे। ये एक बड़ा सरप्राइज है। अब इस सरप्राइज के अंदर मैं भी मरियम साहबा के पास कुछ सबूत हूं, जिस तरह वो कह रही हैं और बिलावल साहब कह रहे हैं, सबूत उनके पास हैं, यकीनन है। देखिए असद खरल साहब, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन बाबर डोगर साहब, मरियम कहती हैं कि अवामी फैसला हो, अगर नून लीग हारे तो सरे तस्लीम खम, यानी हम उसको माने, हारे तो सही नून लीग हारती नहीं है, आप उसको हराते हैं, और वो वरना हार ही नहीं सकती। देखिए डस्के में साबित हुआ कि नून लीग नहीं हार सकती। वहाँ आप देख लीजिए खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से साबित हुआ नून लीग नहीं हार सकती, तो कराची में भी नून लीग नहीं हार सकती थी। लेकिन इस दफ़ा दुख इस बात का है मरियम को कि इस दफ़ा धांधली पीपल्स पार्टी ने कर दी उनके साथ। हर दफ़ा उनके साथ कोई धांधली करता, वरना नून लीग हार सकती ही नहीं है। कहीं भी आप इलेक्शन करा लें, पंजाब में, पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध में इलेक्शन हो, नून लीग को कोई नहीं हरा सकता। उसामा साहब, असल में मरियम को दुख ये है कि उन्होंने ट्विटर के लिए जो 3-4 बड़ी अच्छी किस्म के 3-4 लाइनें लिखवा के रखी हुई थी कि वोट को इज्जत दो की बड़ी शानदार कामयाबी हो गई, नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया, और ये है कि जी कि नवाज शरीफ मुखालिफ बयानिया जो है उसको अवाम ने बहरा हिंद में फेंक दिया। ये बड़े अच्छे किस्म के उन्होंने लिखी हुई थी लाइनें ट्विटर के लिए, जो कि नहीं लिख सकें और वो वहीं पड़ी की पड़ी रह गई हैं। लेकिन उसामा साहब, एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर ऊंधे मुंह नीचे गिरा। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराए और इस ऐसे तरीके से कराए जिसमें बहुत सारा ट्रांसपेरेंट हो, और पता होना चाहिए, नज़र आना चाहिए कि इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट मैनर में हुआ है, शफाफ तरीके से हुआ है। आइन ये कहता है, आइन का आर्टिकल 219 ये कहता है कि इलेक्शन शफाफ तरीके से होता नजर आना चाहिए। अब ये सारी कौम देख रही है चैनल्स पे कि 8-9 घंटे गुजर गए हैं, रिजल्ट आ नहीं रहा, रिजल्ट रुक गया, रिजल्ट किधर चला गया, प्रिजाइडिंग अफसर मिल नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन को ये नहीं पता था कि दरमियान में मगरिब का टाइम भी आना है, रोज़ा भी खुलना है, सारा टाइम कैलकुलेट होना चाहिए था, सारी चीज़ें जो थी वो कैलकुलेट होनी चाहिए थी। टर्न आउट है कोई नहीं है, इलेक्शन 2-3 घंटे में तैयार होके आ जाना चाहिए था। वो जो फॉर्म 16 है वो सबको मिलना चाहिए, फॉर्म 45 वो सबको मिलना चाहिए। क्यों नहीं सबके पास वो फॉर्म 45? क्यों इलेक्शन के वाले से ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जो एक पार्टी जीत जाती है और बाकी 6 पार्टियां कहती थी हम इस रिजल्ट को तस्लीम नहीं करते। अब मेरा मतलब है कि अगर एक पार्टी आ जाती उसने भी ये तस्लीम नहीं करना था। ये काम इलेक्शन कमीशन का है। अभी भी वो इंक्वायरी करवाए कि क्यों इलेक्शन का रिजल्ट लेट हुआ। काउंटिंग तो बड़ी जल्दी होगी, ये कैसे हो सकता है कि मैं एक पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग जो है वो 5:30 बजे कंप्लीट हो गई, दूसरे की रात को 1 बजे भी ना कंप्लीट हो सकी। ये डस्के वाला मामला हो सकता है इलेक्शन कमीशन ने वहां पर दोबारा इलेक्शन करने का कहा था नून लीग के कहने पर, तो इस दफा भी इलेक्शन कमीशन फिर उनकी मान सकता है अगर उनके पास उस तरह से सबूत है, उसी तरह डिले हुआ है, मिल नहीं रहे, यहाँ पे नहीं होगा। पीटीआई के उम्मीदवार जीते होते तो इलेक्शन कमीशन जरूर दोबारा इलेक्शन का कहता। अब चूंकि पीपल्स पार्टी के जीत गए हैं और इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर है पीपल्स पार्टी नहीं लगवाया, वो
ये बात जरा जेन में रखें, नहीं। ये जेन में बात रखें कि जो सिंध के अंदर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर होता है वो पीपल्स पार्टी का नॉमिनी है, वो उनका बंदा है जो बिल्कुल उन्होंने है, लगवाया था। लेकिन जब वो इलेक्शन कमीशन का मेंबर बन गया उसने ओथ लिया हुआ है वो चोट कि वो देते हैं किसी उसामा पार्टी साहब, का वो नहीं तो रहा। स्पीकर असेंबली का भी गैर जानबदार बाज़ाहिर होता है, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ ही लॉयल्टी करता है। जिन लोगों ने उसको लगवाया था उसने उनको सर्व कर दिया है। तो यहाँ पे नैरेटिव, अब मुझे ये बताएं, कम से कम पीटीआई तो सुरखरू हो गई ना। अब इलेक्शन कमीशन जो न्याजी सुरखरू हो गई, पिट गई। असद खरल साहब, पीटीआई तो पिट गई। यहाँ तो बात होनी चाहिए थी कि वो तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जूतियों में तीसरा दाल जो नंबर बात पे कदम तहरीके लब्बैक ले जाती है, जिसको बैन किया हुआ है वो ले जाती है। बिल्कुल और ऐसे ही जीती है। हुई सीट पर आप रनर अप भी नहीं है, तीसरी पोजीशन पे भी नहीं है, इतना बुरा हाल हो गया। चौथे मतलब 5वें नंबर पे बल्कि आए हैं जी, 5वें नंबर पे 8,922 जी, वोट। लेकिन उसके बाद पाक सजमीन पार्टी ने सरप्राइज दिया है। अब इमरान खान जो बार बार ये कह रहे थे कि अवाम आपने घबराना नहीं है, तो अब अवाम ने तो क्या घबराना था, अवाम ने तो अपना फैसला देना शुरू कर दिया। अब इमरान खान साहब आपके घबराने का टाइम है, आपको सोचना चाहिए, अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना चाहिए कि गलती कहाँ पर है, किस वजह से अवाम का जो इत्मीनान है वो आपसे उठ रहा है। हुकूमती पॉलिसियों को देखना चाहिए, अपनी गवर्नेंस को देखना चाहिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। आज उन्होंने कहा है मेरे से गलतियां हुई हैं, आज इमरान खान साहब ने बात कही है मुझसे गलतियां हुई हैं। अब सर नहीं, वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैंने गलत बंदे को टिकट दिया, ये और चीज है। टिकट होता ये कि अगर पार्टी ठीक है, पार्टी की पॉलिसी ठीक है, तो फिर खंबे भी जीत जाते हैं उसामा साहब, फिर खंबे को भी टिकट है वो भी जीत जाता है। कैसी बात करते हैं? नहीं ऐसे तो नहीं होता, ये तो उसामा साहब ऐसे ही वाली होता बात है है। कि जी खंबे को भी खड़ा कर देगा। जब 70s में भुट्टो ने जिसको भी टिकट दिया था वो जीत गया था बदला। ये जब हवा चलती सर है वो ये दौर और बिल्कुल- था, ऐसे नहीं होता। इलेक्टेबल की कहानी है। आप इमरान दूसरी- खान जब तक जहांगीर तरीन और सब साथ नहीं आए थे, इमरान खान सब बड़े लोगों को टिकटें देते रहे थे। TLP कहां थी उनकी जीत? क्यों नहीं अब हुकूमत बना सके? TLP आप फिर कह रहे उन्होंने हैं, परवेज TLP खटक जैसे जिनका खानदान सियासी है उनको शामिल किया, परवेज खटक को जहांगीर तरीन सब लेकर आए, इलेक्टेबल्स को साथ लाए, तब जाकर उन्होंने हुकूमत बनाई है। तो ये तो सबको पता है सर कि तगड़ा आदमी होगा, पैसे वाला होगा। फैसल वाडा जैसा कोई करोड़पति होता, अरबपति, तो फिर फर्क होता। ये कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं कि जो बंदा किसी को 100,000 2,000 आदमी को खाना ना खिला सके, वो उसने क्या इलेक्शन लड़ना है? बाबर साहब यहाँ पर 25-30 करोड़ से कम का इलेक्शन कौन लड़ेगा? आपका ख्याल है कि जनाब ऐसे ही आप किसी को टिकट दे देंगे जिसके पास टका नहीं है, उसको आप जाके कहेंगे इलेक्शन लड़ ले? ये कहाँ का इलेक्शन है? मुझे समझाए ना जरा बाबर तो साहब। पार्टी कौन लड़ता फंड है जमा इसका कर लेती। अगर है वहाँ पे 25 सदर मुल्कत है, करोड़ वहाँ से पे MLA मिनिस्टर असद उमर साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, वहाँ पे और 2-3 मिनिस्टर हैं, फैसल वाडा साहब हैं, 4-5 वहाँ से मिनिस्टर है, सदर पाकिस्तान वहाँ पे, तो पार्टी का फंड उसको सपोर्ट कर देते, जिस तरह MQM अपने उम्मीदवारों को करती है। यहाँ पर यास्मीन राशिद को पार्टी ने 5 करोड़ रुपया इलेक्शन लड़ने के लिए ये दिया तो था। आप ये पार्टी- मिसाल आपके सामने है। ये क्या बात हुई कि जनाब अरबपति को टिकट देंगे आप तो अगर वो हार जीत गए जाएगा तो एक्सक्यूज और गरीब ना को देंगे वो बनाएं। हार अच्छा, जैसे जाएगा। अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए पीटीआई को। अब है। मानना चाहिए दिल बड़ा करके कि हम जो है अवाम के अंदर हमारा जो मकबूलियत है वो कम हो रही है। जनरल साहब और चारा क्या है? और चारा क्या है हार तस्लीम के बगैर? लेकिन सर अपनी पॉलिसीज असद को खरल साहब, देखें, ये- अपनी पॉलिसीज को देखें। अभी टाइम है, अभी वक्त है, अभी चीजें तब्दील हो सकती हैं। अगर ये वक्त गुजर गया तो उसामा साहब फिर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा बाकी। अभी भी इमरान खान साहब को अभी 2 सोचना साल हो चाहिए कि सकता है जो क्यों मेगा सारे प्रोजेक्ट्स हैं ज़िमनी कराची के, इलेक्शन वो आ पीटीआई जाए, क्यों हारी महंगाई है? कंट्रोल हो जाए। चले जी अल्लाह सब करे अगर महंगाई, हो जाए। बेरोजगारी- लेकिन अभी जो लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, कराची के लोगों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया और बुरी तरह मुस्तरद किया है। कराची के लोग जो है, ये पीटीआई कह रही थी कि पीपल्स पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, तो जाहिर बात है कुछ होप उनको मिली है। उनको जब देखा कि ना हमें MQM के 5 साल को उम्मीद दे सका, ना हमें पीटीआई का गवर्नर वहाँ बैठा हुआ है, 3-4 मिनिस्टर हैं, सदर पाकिस्तान है, हमें कोई कुछ नहीं दिया, हमने तो इनको MNA इनके बनाए, इनके MPA बनाए, वुज़रा बन के इतने लोग बैठे हैं, गवर्नर बन के बैठा है, सदर पाकिस्तान बन के बैठा है, लेकिन हमें इन्होंने टका नहीं दिया। तो उन लोगों ने तो इनके बारे में फैसला कर दिया। अब इनके पास है वक्त, 2 साल है, 2 साल में ये परफॉर्म क्या करते हैं? वो तो वही है कि 2 साल में के बाद भी अगर आप परफॉर्म 2 साल में भी नहीं कर सकते तो फिर तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब बात जो हो रही है ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो आपस में लड़ाई शुरू हो गई है, ये वही एपिसोड रिपीट हो रही है जो कि बलूचिस्तान में आपने देखा था कि अचक जई साहब और मौलाना फजल रहमान साहब जो बाज़ार अलाइज हैं, नून लीग के अलाइज थे, उनके लोग आपस में टकरा गए और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया।
अचकजई साहब ने कहा कि JUIF ने हमारे साथ धांधली कर दी है, और JUIF ने यह कहा कि अचकजई साहब ने हमारे साथ धांधली कर दी है, और दोनों जो आपस में भिड़ गए और दोनों हार गए। अब वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज है। ये सोचने की बात है, PTI के लिए लम्हा फिक्रिया है। और नून लीग के बारे में चले, नून लीग को तो एक सीट पहले भी उनके पास नहीं थी, और वहाँ पे उनकी हुकूमत भी नहीं है, मरकज़ में उनकी हुकूमत नहीं है, पंजाब में हुकूमत नहीं है। नून लीग तो फिर भी बहुत ज़बरदस्त उसने वोट लिए है। PTI के लिए लम्हा फिक्रिया है कि, और पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। अब काश ये पीपल्स पार्टी अब भी कराची के अवाम के ऊपर उसको रहम आ जाए। सर अगर और धांधली हुई है तो फिर कुछ नहीं, सोच ले। असद खरल साहब, अगर धांधली हुई है, 600-700 वोटों का फर्क है, धांधली करके अगर कोई जीती है तो फिर तो कोई बात नहीं है। देखिए नून लीग वहां हुकूमत में नहीं है, फिर भी आपने तो खुद कहा, देखिए 600-700 वोट मैनेज करना पीपल्स पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसामा साहब, मैं इस प्रोसेस को बड़ा करीब से देखा है। जो इलेक्शन, जो इंतखाबी अमला होता है ना, अच्छा, वो लगता है पंजाब सूबाई हुकूमत लगाती है। वो होते हैं एजुकेशन के मुलाजम, वो होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजम, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजम। उन मुलाजमों के जरिए आप ये 683 वोट का बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और फिर जो डिले से पहुंचे हैं, मगर RO के दफ्तर जुबैर साहब पहुंच गए, वहां पे डॉट तो है। क्या PTI जो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे 100 वोट लेगा? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वही इलेक्शन कमीशन से, उसी तरह जिसने उस तरह नोटिस लिया था डस्का में, कालदम करार दे दिया था दोबारा इलेक्शन। तो अब दोबारा इलेक्शन यहाँ पे भी होना चाहिए। एक बड़ी जमात है, नून लीग की रिजर्वेशन है, नून लीग उसको खत्म होना चाहिए। अगर PTI के खिलाफ रिजर्वेशन पे नून लीग तो कभी हार मानेगी नहीं। इलेक्शन कमीशन कितने का इलेक्शन करवाए? नहीं, तो वो तो उस इलेक्शन को मानते हैं जिसमें वो जीत जाते हैं। नहीं, ऐसी बात अगर ये दोबारा इलेक्शन डस्का का आ जाते, इन्होंने फिर नहीं माना। ऐसी बात नहीं। देखो PTI के खिलाफ की रिवायत रही है। PTI के खिलाफ अगर नून लीग का मुतालबा इलेक्शन कमीशन तस्लीम करता है तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी उसको तस्लीम करना चाहिए। एक ही स्टैंड होना चाहिए, डबल स्टैंड नहीं होना चाहिए। अब ये हुआ क्या है? अब तो ये बिलावल और मरियम आमने सामने आ गए हैं कि जंग लग गई है, बाकायदा एक जंग शुरू हो गई है। कह रहे हैं कि जी सिलेक्टर बदल गए हैं, अब सिलेक्टर्स के लिए बिलावल जो है वो ज्यादा बेहतर हो गए हैं, ये सिलेक्टर्स का ही खेल है, वो चेंज कर रहे हैं। बिलावल कह रहे हैं कि जी अगर हम हारे होते और शहबाज शरीफ को मैं खुद मुबारकबाद के लिए फोन करता तो ये खत्म होना चाहिए इस तरह। ये खुद इन्होंने देखा कि जी ये किस तरह से हारते रहे हैं, और खुद जो लोग सिलेक्टेड हैं वो भी हमें लेक्चर देंगे। इस तरह की बातें बिलावल कर रहे हैं। जो जमात मुकम्मल तौर पर सिलेक्टेड है, जो खुद धांधली किया करती थी, वो हमें लेक्चर दे रही है। डोगर साहब आपसे। जी बाबर साहब। जी वो एक मिनट मैं बोल देता हूँ, सवाल नहीं सुन सके। वो कह रहे हैं कि वो सिलेक्टर का ताना दे रही है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप तो सिलेक्टर की पैदावार है। अब उसामा साहब, अब ये तो जंग ओपन हो गई है। अब आप देखें कि ये आमने सामने एक दूसरे के आए और अब लड़ाई शुरू हो गई है। अब ये दोनों जो है ये समझ रहे हैं कि शायद PTI जो है वो पीछे रह गई है। अब ये दोनों में से कोई एक इक़्तिदार में आएगा। इनके नज़दीक अब इनके दरमियान अब इक़्तिदार की लड़ाई है। ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। बिलावल जो है वो अगले इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मरियम अगले इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। वो फिलहाल आगे 2023 का इलेक्शन देख रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि 2023 के इलेक्शन में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अपनी तरफ से वो ये दोनों बिलावल और मरियम PTI पढ़ चुके हैं। का क्या होगा? और मौलाना को कोई पूछना ही नहीं है। मौलाना की बेचारी को कोई हैसियत ही नहीं है। हाँ, मरियम जो है उन्होंने मौलाना को थोड़ा सा आसरा दिया हुआ है PDM के हवाले से। PDM में वही पार्टियां जो नून लीग की अलाई पार्टियां थी। फिर पार्टी नून की कभी भी अलाई पार्टी नहीं रही। ANP भी नून की अलाई पार्टी नहीं है। बाकी जितनी तांगे की सवारियां पार्टी हैं वो सारी हमेशा हर इलेक्शन में नून की लाई रही हैं। आप गिन लें, अचकजई का नाम ले लें, आप बाकी सारे ले लें, कहीं हमेशा नून की लाई रहे हैं। बिलावल ने काजी फैसल साहब के हक में बहुत ज़्यादा बात की है। उन्होंने कहा कि जी ये जो कार्रवाई एक मुअज़्ज़ज़ जज की खुदकुशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ये इनके लिए इफ्तिखार चौधरी वाला मामला ना हो जाए। पार्टी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती थी, फिर बाद में उनको खुद ही लगाने के लिए तैयार नहीं थी और एक और मामला खड़ा हो गया था। तो आज भी काजी फैसल साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करें। बहरहाल मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त है, इसके बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जितने भी इल्ज़ामात बशीर मेमन ने लगाए उन सब को गलत करार दिया है और कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं बशीर मेमन। और ना तो मैंने कभी उनको कहा नवाज़ शरीफ या मरीम के ख़िलाफ़ केस बनाने के लिए, ना ही काजी फ़ाइज़ वाले मामले में मैंने उनको कहा, बल्कि उनका तो ये काम ही नहीं था। FIA के DG का ये काम नहीं है, तो रेफरेंस बनाने के लिए मैं उनको क्यों कहूँगा। अलबत्ता उन्होंने कहा काबीना ने एक फ़ैसला किया था ख्वाजा आसिफ के हवाले से कि एक शख्स वज़ीर दिफा है, वो वज़ीर ख़ारजा है और वो बाहर किसी कंपनी में मुलाजमत कर रहा है, ये क्यों है। अच्छा, अब ये मामला बाबर डोगर साहब अजीबो-गरीब रुख इख्तियार कर रहा है कि इमरान खान साहब पर लगता है दबाव तो आया है कि जनाब वो उनको वजाहतें देनी पड़नी है सारे मामले की। दूसरी चीज़ ये कि अब ये भी जोड़ा जा रहा है कि जी बशीर मेमन साहब की जो घी की फैक्ट्री है उस पर जो छापा मारा गया वो एक इंतकामी कार्रवाई थी कि इस तरह का बयान दिया है, इसलिए छापा मारा गया उनकी घी की फैक्ट्री पर। उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के हवाले से एक साबिक DG FIA ये कह रहा है कि उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुलाया और मुझे ये कहा कि इसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करो, इसके अलावा हमें चीज़ें दो, तो और मैंने इनकार कर दिया। मेरा मतलब है ये और वो सीनियर सुप्रीम कोर्ट का जज जो अगले 1.5 साल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला है, तो इतना बड़ा इल्ज़ाम है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट उसके खिलाफ रेफरेंस भी दायर करती है। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी और उसमें जो मरकज़ी किरदार था वो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद था। अब जाहिर बात है कि प्राइम मिनिस्टर को जब इतने खौफनाक किस्म की एक साजिश का हिस्सा करार दिया जाएगा तो वो अपनी वजाहत तो देंगे और वजाहत देनी भी उनको चाहिए। और इस बातें तो इससे आगे की जा रही हैं, लेकिन मैं दाद देता हूँ इमरान खान साहब के मशीरों को, मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान साहब के उन मशीरों को, मैं इनके सल्यूट करता हूँ उन मशीरों को जिन्होंने उनको मशवरा दिया कि बशीर मेमन के बेटे की फैक्ट्री पे रेड करवा दो और उसका लाइसेंस जाके चेक करो। यानी कि एक दिन पहले वो ये बातें कर रहा है और अगले दिन आपने जाके वहाँ पे छापा मार दिया। इससे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट पैनिक में आ गई है और गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की अच्छी हरकतें करने शुरू कर दी हैं। मगर क्या ज़रूरत थी बशीर मेमन के बेटे की फैक्ट्री में छापा मारने की। फिर एक और मैं बशीर साहब को ये पढ़ रहा था कि जी बशीर मेमन को ट्रेल देनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि उसके पास इतनी फैक्ट्रियाँ कहाँ से आई। पहले आप सोए हुए थे, पहले आपने ये ट्रेल क्यों नहीं मांगी अगर ट्रेलें ही मांगनी थी, और फिर हर एक से ट्रेल मांगे, जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं सबसे ट्रेलें मांगे। इसका मतलब ये हुआ कि चौंका उसने इल्ज़ाम लगाया है और आप जो है पैनिक हो गए हैं, अब आप उसके पीछे इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई ये जो मशीन है, ये जो फैसला करने वाले, 26 फरवरी का नोटिस है, 26 फरवरी का नोटिस है, तब पुराना मामला चल रहा है। उनके बेटे ने खुद कहा है कि ये तो एक फैक्ट्री का मामला है। इल्ज़ाम ये है कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स की पैकिंग करते थे, यानी घी कोई और है और पैकिंग बड़े बड़े ब्रांड्स की करके तो ये मार्केट में बेच रहे थे। तो क्या साहब कल ही छापा मारना था, लगा देता है और मेरी उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो सर कि जनाब अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो इमरान खान के ये जवाबी कार्रवाई हो रही है, इसलिए कानून तोड़ता रहे। 26 फरवरी का नोटिस था, 26 फरवरी को आप एक्शन ले, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, उसके बाद अप्रैल गुजर गया, मतलब अप्रैल की खत्म हो गया है, तो 2 महीने आप सोए रहे, 2 महीने तक आप उस नोटिस के ऊपर सोए रहे और उसके बाद अचानक आपने फिर अगली बात सुन ले, वहां जाकर कह रहे हैं लाइसेंस बशीर मेमन साहब भी तो 1.5 साल सोए रहे हैं। अच्छा, अब वो भी तो सोए रहे हैं, आज उनको कर याद आ गया है। देखिए काजी फाइसा का केस का फैसला आ गया, उसके बाद उनको याद आ गया। वैसे मेरे ख्याल में उसामा साहब आपको भी मशीन लग जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, यकीन जाने आप सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं मैं आपके सवाल मुझे बताएं उसामा साहब, मुझे ये बताएं, नहीं सर मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, साफी का काम है सवाल पूछना। छापे मारे, उनको चेक करे, उनकी फैक्ट्री सील करे, ये गवर्नमेंट का हक है, ठीक है, करे, हमें उस पर इतराज नहीं है। इतराज इस पे है कि जाके चेक लाइसेंस करने गए, उनको कह रहे हैं कि आपने जमीन कब ली है, किसके नाम है, कब खरीदी गई, उनका वो मेरे दादा के नाम है। कहते कब ली, उनका 1937 में, कहते इसके सबूत दें, उनका वो मेरे दादा से पूछे जा कब्र में, मनी ट्रेल मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी दादा से एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आई है, जब मैं जॉब में भी नहीं आया था, जब मैं गवर्नमेंट का पब्लिक सर्वेंट नहीं था, उससे पहले अगर मेरे अबावजाद की कुछ चीज है तो उसके ऊपर जाके मुझे बताया कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है, उसको ये कहां से आ गया कि जनाब जाके पूछे कि ये जगह किसकी है, इसकी जगह के जो है कब ली आपने,
कैसे ये जगह बना ली, इसका तो उससे तल्लक ही नहीं। लाइसेंस की तजदीद की बात है, तजदीद बशीर मेमन साहब भी तो पुलिस में एफआईआर में रहे, उनको भी अंदाजा हो कि ये कुछ होने वाला है, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ होने लगी है, तो वो इस गुस्से में भी तो हो सकते हैं। तो वो 26 अप्रैल को 27 अप्रैल को फरवरी को इंटरव्यू देते ना, 28 फरवरी को इंटरव्यू देते। अगर इस नोटिस जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, जो आप कह रहे हैं कि 26 फरवरी से वो नोटिस मौजूद है, तो 26 फरवरी के बाद वो फरवरी में देते ना इंटरव्यू, वो मार्च में इंटरव्यू देते, अप्रैल में इंटरव्यू। और फिर अगर बशीर मेमन साहब बाइस्ड होते तो जब काजी फाइजा का फैसला नहीं आया था उस वक्त ये इंटरव्यू देते तो ज्यादा उसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे वजीर आजम के लिए और उनके बाकी जो लोगों के लिए। रास्ता क्या है अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में किसी जज के खिलाफ मामला भेजना, देखिए ना, करप्शन तो कोई कर सकता है, ये तो नहीं कह सकते कि जी जितने भी आला अदलिया के जजेस होंगे कोई भी उनमें आएगा, कभी हो ही नहीं सकता कि वो करप्शन करें। इसीलिए तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाई गई, एक चेक है, तो कानून शिकनी कहीं भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है। अगर किसी पर खदशा है तो खत्म कर दी, कहानी खत्म होगी, चैप्टर हैज बीन क्लोज्ड। नहीं, मैं जनरली पूछ रहा हूं कि अगर कोई भेजता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रेफरेंस, तो क्या एफआईए उसमें इन्वॉल्व होता है, एफआईए के थ्रू भेजना होता है, किस तरह से होता है? उसामा साहब एफआईए का उसको कोई तल्लक नहीं। मुझे ये बताएं, जो होती है ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, जो ये बेंच ने फैसला ले लिया है उसके बाद तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की हैसियत वैसे ही खत्म हो गई है। यानी वो मामला बशीर मेमन के एग्जाम की वो कह रहे हैं कि डीजी एफआईए के तौर पर मुझे बुलाकर कहा गया, क्या एफआईए केस में आता है? मैं तो ये सवाल कर रहा हूं। रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजना होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर जो बशीर मेमन इल्जाम लगा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं इल्जाम लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे आकर बुलाकर ये कहा कि जस्टिस काजी फाइजा को खुफिया तरीके से इन्वेस्टिगेट करो, उसके खिलाफ चीजें ढूंढो और वो चीजें हमें दो। उन्होंने ये कहा कि जस्टिस फाइजा और उनकी फैमिली के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत प्रोसीडिंग का आगाज करें, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज करें जस्टिस फाइजा और उनकी फैमिली के खिलाफ, जो कि एफआईए की एक्सक्लूसिव डोमेन है। नैब भी कर सकते हैं लेकिन एफआईए का ज्यादा उसमें मेजर रोल है। तो उस तहत जो फरोग नसीम का भी उन्होंने हवाला दिया और शहजाद अकबर का कि आप इसके तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप प्रोसीड करें। जुडिशियल काउंसिल जो है उसका किसी प्रोसीडिंग के अंदर एफआईए का कोई रोल नहीं बनता, ना वजीर आजम या सदर को डीजी एफआईए की जरूरत होती है, वो तो एक अलग से फोरम है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि मुझे ये कहा गया बुला के कि आप सिटिंग जज के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एफआईए प्रोसीडिंग का आगाज करें, जो कि मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। अगर जज के बारे में कोई भी एक्शन लेना है तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ले सकती है, एफआईए किसी जज के खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं कर सकती। हाँ, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अगर हमें कहे तो उस पर हम प्रोसीड कर सकते हैं किसी ऑनरेबल जज के खिलाफ। हुकूमत के कहने पर हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, ना हुकूमत हमें कह सकती है। ये मामला था। क्या असद खरल साहब, सीधा सा सवाल है, क्या इमरान खान साहब पर दबाव है? क्या इस बुनियाद पर इमरान खान साहब वजारत उज़्मा से हाथ धो सकते हैं, उनको डीसीट किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है? ये अगर मामला तूल पकड़ता है, ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठता है तो अगर बशीर मेमन साहब की कई बातें अगर वो प्रूव कर देते हैं तो इससे वज़ीर आज़म साहब भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इससे शहजाद अकबर साहब घर जा सकते हैं, इससे आज़म खान साहब जो है वो घर जा सकते हैं, इससे फरोग नसीम साहब जो है वो घर जा सकते हैं। चारों के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ले, अगर एक्शन ले ले और बशीर मेमन साहब प्रूव कर दें, वो कहते हैं मैं अगर दो चीजें हो जाए, मुझे पता है केस साबित किस तरह करना है। हाँ जी, जाहिर बात है, डीजी एफआई रहे हैं, आईजी रहे हैं, एएसपी से लेकर पुलिसिंग में उनका बड़ा लंबा ट्रैक है। बाबर साहब, ये तो सबको पता है कि अगर बशीर मेमन ना साबित कर सके तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई जरूर हो सकती है, चाहे तक का दावा आप कहें या दीगर मामला, वो तो छोटी जरूर हो सकता है, वो छोटी बातें हैं। बाबर साहब, तो ये अब हामिद मीर साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा है कि उनको खुद कहा इमरान खान साहब ने कि मैं क्यों, मेरे पास इतने चैलेंजेस हैं, इतने मसाइल हैं, मैं एक जज के खिलाफ, ये इससे पहले की बात है, ये सारे बशीर मेमन वाले मामले से पहले कि जी जब ये बातें हो रही थी कि जी काजी फैसला के खिलाफ कुछ होने लगा है या इस तरह, ये तब की बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस तरह से करूंगा खामखा, मेरे पास पहले बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, मैं एक जज को अपने खिलाफ क्यों कर लूंगी केस बना के उसके बारे में। लेकिन सर रेफरेंस तो गवर्नमेंट ने भेजा ना,
अल्टीमेटली रेफरेंस सदर ने भेजा और सदर प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर ही रेफरेंस भेजता है। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने किया, ये सारा कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट तो है। ये तो इमरान खान साहब नहीं कह सकते कि जी हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, रेफरेंस कोई आसमान से तो नहीं गिरा था। अल्टीमेटली इसी गवर्नमेंट ने बनाया, इसी गवर्नमेंट ने उसको आगे भिजवाया, प्रेसिडेंट ने उसको सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया कि जनाब इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसका इजलास होना चाहिए और इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब वो तो सारा कलदम हो गया। अच्छा बाबर साहब, एक सवाल, ब्रेक हो जाएगी। ये जो बिलावल भुट्टो साहब बड़े नजर आ रहे हैं हामी के, काजी फाइसा साहब मोहतरम जज हैं जी, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, गलत हुआ, जो लोगों ने सारा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सब कुछ। मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो याद आ गई क्योंकि वो भी इसी तरह से इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए खड़ी हुई थी, बड़े उनके लिए स्ट्रगल की, सब कुछ हुआ और पीपल्स पार्टी के लोग मारे खाते रहे, सर फटे उनके, पता नहीं क्या कुछ हुआ। मगर उसके बाद सबने देखा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और फिर जो सारा मामला हुआ, इफ्तिखार चौधरी साहब को वो रिस्टोर ही नहीं कर रहे थे, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने वो लॉन्ग मार्च का शुरू किया और वो फिर किसके फ़ोन पर क्या कुछ हुआ, जरदारी साहब ने किस तरह क्या मामला किया, सबको पता है। तो इस दफ़ा फिर तो नहीं इस तरह हो जाएगा कि बिलावल साहब साथ दे रहे हैं काजी फाइसा का और बाद में फिर क्योंकि वो उनके खिलाफ कल को कोई केस आता है काजी फाइसा साहब के पास और वो फैसला देते हैं और वो फैसला कोई पसंद नहीं आता तो कहेंगे देखे जी हमने तो उनको सपोर्ट किया था, ये क्या कर दिया। तो ये पहले भी हो चुका है पीपल्स पार्टी। साहब इसमें हुब्बे अली कम है, बुग़्ज़े माविया ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि सबको पता है कि जस्टिस काजी ईसा साहब जो हैं वो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो 1.5 साल के बाद वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उन दिनों में इलेक्शन भी उनकी मौजूदगी में होंगे जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद ऐसे वक्त में जब इमरान खान पे ये चार्ज लग रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ज लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के एक सिटिंग जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ साजिश हुई, उसमें एक साबिक डीजी जो FIA जो हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे ये कहा गया कि मैं उनके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करूं। तो ये सारी चीज़ें जब आ रही हैं तो बिलावल जो है वो नेचुरली उनको पता है कि इस वक्त ये वो टाइम है जब आप अगर जुडिशरी के साथ खड़े होते हैं तो आपको गेन ही गेन, आपका उनके साथ ही सारा जो स्टेक है वो तो उधर लगा हुआ है। इमरान खान को सपोर्ट करके उनको क्या मिलेगा? तो नेचुरली वो काजी फाइज़ साहब को उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। और फिर ऐसी वक्त में जब चार्ज लग रहे हैं, ये तो पीपल पार्टी तो ये पहले ही कहती रही कि ना ये सारा कुछ जो है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये साजिशें होती रही हैं, वो साजिशों का गढ़ बना हुआ है। नून लीग भी यही कहती है। आप ये देखें, एक मिनट बाबर साहब, आप बशीर मेमन की ये तो बात तो देखें, वो कह रहे हैं कि इल्जामात तो वो होते हैं जो तहरीरी देता, मैंने तो बातें की हैं आगे लीगल प्रोसेस में ये लोग आ गए हैं तो मुझे उसका एक कानून नोटिस भेजा गया है तो मैं इसका जवाब दूंगा, उनकी मेहरबानी है। वो तो कह रहे हैं मैं इल्जामात तो होते हैं जो मैं लिख कर देता, तो मैं तो सिर्फ बातें की हैं। तो इतना रिएक्शन आ रहा है, अगर ये सच्चे हैं तो फिर इतना गुस्से क्यों हो रहे हैं? बहरहाल जनाब ब्रेक है और ब्रेक के बाद बात करेंगे वबा की सूरत हाल किस तरह से बिगड़ती नजर आ रही है, मुकम्मल लॉकडाउन की कैफियत की तरफ कहीं मुल्क जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। हफ्ते और इतवार के रोज मुकम्मल लॉकडाउन का कहा गया है लाहौर में और कमिश्नर लाहौर ने कहा है कि इससे पहले ही खरीदारी ज़रूरी कर लें। अलबत्ता मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो खुले रहेंगे। अब बाबर डोगर साहब, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हाल कितनी ख़तरनाक है क्योंकि एक एक लम्हा नोट किया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर डाटा देखा जा रहा है। अब 131 अफराद बताया गया पिछले 24 घंटे में इससे जाँ बहक हुए, फिर इसी तरह से 5000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। तो ये अभी तक लग नहीं रहा कि ये जिस तरह से कोई पीक टच हो गई है और उसके बाद नीचे जाने लग जाए केसेस, ये मुसलसल 5000 से ज़्यादा नज़र आते चले जा रहे हैं। तो इसके अलावा कोई हल नहीं है कि हफ्ते इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए। उसामा साहब, लाहौर में ये कोरोना के जो केसेस हैं ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, ये 18% से ऊपर चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि लाहौर में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और ऐसे वक्त में जब कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है उस वक्त सिचुएशन जो है अलार्मिंग है। लाहौर 1 करोड़ सवा करोड़ आबादी का शहर है। लाहौर से ईद के करीब लोग बेतहाशा लोग वापस अपने मुख्तलिफ अजला में जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ईद के से पहले ये कोरोना जो है दो के कह रहे हैं कि पूरे पंजाब में है, लेकिन पूरे पाकिस्तान से लाहौर में लोग आते हैं, यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। वो वापस जाएंगे तो कोरोना अपने साथ ट्रैवल करके मुख्तलिफ इलाकों में लेके जाएंगे। सिचुएशन बहुत सीरियस है।
अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती करे, लॉकडाउन की टाइमिंग मज़ीद कम की जाए। सिचुएशन में नज़र आ रहा है कि सख्ती कर रही है गवर्नमेंट ग्रेजुअली। 6 बजे के बाद लाहौर तकरीबन बंद होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर किया जाना चाहिए कि जो मास्क के बगैर बाहर फिरता हुआ नज़र आए तो उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको उस पर जुर्माना डालें, ये सख्ती करनी चाहिए। लेकिन सिचुएशन जो है यहाँ पर खासी अलार्मिंग हो रही है, डेथ्स बढ़ रही हैं, कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हॉस्पिटल जो है वो पहले ही भर चुके हुए हैं, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल, वेंटिलेटर जो है वो कम पड़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को भी चाहिए कि अब गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। रमज़ान का महीना है, इस दफ़ा अगर ईद पे नए कपड़े नहीं भी पहनेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अगर ईद पे जो है वो लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अपने घरों में बैठे 10-15 दिन है, इन 10-15 दिनों में मुहतात होकर ये 10-15 दिन गुजार दें। ये 10-15 दिन अगर मुहतात होकर लोग गुजार देते हैं तो साहब कोरोना का जो जोर है वो यकीनन टूट जाएगा, यकीनन टूट जाएगा। अच्छा, मसला ये है कि अब लोगों को गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से बताई जा रही है, शेयर की जा रही है, क्योंकि एक तरफ ये हो रहा है कि एक बात ये आ रही है कि जी वैक्सीन का अमल उस तरह से नहीं हो रहा, अब तक बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लग जानी चाहिए थी। हुकूमत कहती है जी हमने 1 लाख तक रोज़ाना की बुनियाद पर सलाहियत हासिल कर ली है, ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। अब पूरी दुनिया में ये है कि मसलन भारत की मिसाल दी जा रही है कि भारत में अगर आप देखें तो वो खुद वैक्सीन तैयार कर रहा है। कई मुल्कों ने उन पर ऑर्डर प्लेस किए हुए थे कि दें। भारत में इतने बुरे हालात हो गए कि वो अब वैक्सीन बाहर जा ही नहीं पा रही, वो अपने लोगों को उतनी नहीं लगा पा रहे। तो ये अमल अभी इतनी तेजी से नहीं होगा। वर्ल्ड जो आलमी इदारा सेहत है उससे पाकिस्तान को मार्च तक तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब वैक्सीन मिलनी थी, 1.5 करोड़ वो भी नहीं आ सकी। और अब 3 करोड़ तक का कहा गया है। पाकिस्तान ने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं मुख्तलिफ 3 कंपनीज को, चाइनीज कंपनीज हैं, और अगले 2 महीने में बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ वैक्सीन आ जाएंगी। 3 मई को असद करल साहब आगाज हो रहा है 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब जल्दी वैक्सीन करवानी चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि ये भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि हम समझते हैं एहतियात। जी बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। और जिस तरह भारत की बात की है, 3,86,000 कोरोना के केस सामने आ गए हैं, वहाँ पे बड़ी बदतर सूरत हाल है। और अगर पंजाब की या लाहौर पाकिस्तान की बात की जाए तो जिस तरह बताया कि 131 जो अफराद हैं उनका मुल्क भर में जो कोरोना से इंतकाल हुआ है, 5,112 जो नए केसेस सामने आए हैं। 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो 49,099 लोग जो है उनके टेस्ट किए गए, जिसमें 5,012 लोगों में कोरोना के वायरस की तस्दीक हुई। अब 10.41% है ओवरऑल जो रेशो है। लाहौर के अंदर इससे ज़्यादा है। अब जो मुल्क के अंदर अगर हलाकतों की तादाद है तो अब तक 17,811 हो गई है। 8,20,823 जो फाल केसेस हैं कोरोना के, जिसमें कुछ लोग सेहतयाब भी हुए हैं 3,272, और 7,11,465 अब तादाद रह गई है। अब सिंध के अंदर अगर बात की जाए तो 2,82,445 तादाद होगी अब तक के जो कोरोना के मरीज़ हैं, जिसमें 4633 अफराद जो अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब के हवाले से बात की जाए तो 3,11,114 में से टोटल है मरीज़, और 8,410 उसमें जाँ बाक हो चुके हैं। तो हलाकतों की तादाद पंजाब में ज़्यादा, ओवरऑल मरीज़ों की तादाद भी ज़्यादा है। बलूचिस्तान में चूँकि आबादी कम है तो इसलिए वहाँ पे 22,278 टोटल मरीज़ हैं, जिसमें 234 हलाकतें हैं। और इस तरह KPK में मरीज़ों की तादाद जो है 1,17,557 और 3,274 उसमें अब तक हलाकतें हुई हैं। आज़ाद कश्मीर में 17,057 अफराद में वायरस है और 475 वहाँ पे। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 75,067 जो लोग इसमें मुब्तला है, 6,779 जो है लोग इसमें। तो अब मामला ये है कि ये सारी चीज़ें दादोशुमार तो आ रहे हैं। अब ये अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि तादाद बढ़ रही है। हॉस्पिटल के ऊपर ऑलरेडी ओवर बर्डन है, पहले ही हॉस्पिटल के अंदर गुंजाइश नहीं है, ना वेंटिलेटर है, ना बेड है, ना वैक्सीनेशन जो है वो पूरी प्रॉपर मतलब हो रही है। मास्क के हवाले से जो है वो लोगों में जो SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। मार्केटों के मस्जिदों के ऊपर हम गए जुमे के वक्त, पूरी मस्जिद में अगर 2,000 या 4,000 का इज्तिमा था
तो 4 बंदों ने मैक्सिमम मास्क पहने होंगे। ये सूरत हाल थी। कम अज़ कम मसाजिद की इंतज़ामिया को चाहिए। देखें, बहुत बड़ा रोल है हमारे खतीबों का, हमारे उलमा इकराम का, पाकिस्तान के अंदर मसाजिद का बहुत बड़ा एक रोल है कि अगर वो इस तरह की सब आप सही फरमा रहे हैं, मगर तो वो रोक नहीं सकते किसी को मस्जिद में आने से। नहीं, या क्या करें, मस्जिद में देखिए आपका जो उलमा इकराम है, खतीब जो है, उनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो अपने टाइम मस्जिद कमेटियां जो है इस चीज को नाफज कर सकती हैं। देखिए मसाजिद कमेटियां बनी हुई हैं, वहां पे अपने इलाके लोग होते हैं, तो मास्क मसाजिद जिस तरह चंदा इकट्ठा होता है, मास्क के बॉक्स बाहर रख लिए जाए, जुम्मे को लोग डोनेट करने के लिए तैयार हैं, तो आप वहां पे देते जाए। जैसर भी एक अच्छा है और आप उनको दें, सैनिटाइज उनको करवाएं, उनको मास्क दें, तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा। देखिए मसाजिद का यही रोल होना चाहिए, हमारे उलमा इकराम का यही रोल होना चाहिए। उनका काम ये है कि हमें ये एक ऐसा मौका है कि इसके ऊपर हर बंदे को अपना रोल प्ले करना चाहिए। आज हम अगर बैठे हैं तो हम भी एज ए एंकर पर्सन या एक मीडिया पर्सन हम रोल प्ले कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए आवाम को समझा रहे हैं, तो हमारे से ज्यादा उनकी बात का असर है। उलमा इकराम को लोग रिस्पेक्ट देते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक मुआशरा है, वो लोग उनको बाकायदा उनकी बात को वजन देते हैं, वेट देते हैं, और उनको भी चाहिए। लोग देख रहे होंगे, और शायद चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, हर आदमी शायद ना समझ सके कि टेलीविजन पर हम बिल्कुल चंद इंच दूर एक दूसरे से बैठे नजर आ रहे होते हैं। असल में हम काफ़ी दूर है। मैं तो अभी कराची बैठा हूँ, आप लाहौर में तो ये तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम इकट्ठे एक बॉक्स में नजर आते हैं, तो इसलिए भी लोग कई दफ़ा कहते हैं जी आप तो बिल्कुल करीब करीब, तो हम बड़े फासले पर हैं। बाबू डोगर साहब, आप कुछ देख रहे हैं अब लाहौर में जिस तरह लोगों में कुछ पहले से ज़्यादा अवेयरनेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा लाहौर, पंजाब के दूसरे शहरों में जिस तरह बताया गया कि छोटे शहरों में फैल गया है, और वहाँ पर जो रेशो है वो बढ़ रही है। कई जगहों पर तो लाहौर से भी ज़्यादा रेशो देखी है पॉजिटिविटी की, वो बड़ी ख़तरनाक है। तो अभी मैंने देखा कि कई सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है कि पुलिस वाले थोड़ी सख्ती कर रहे हैं कुछ शहरों में। देखिए उसामा साहब, अनफॉर्चुनेटली लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। लोग अभी तक उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे। मुझे नहीं लग रहा कि लोग अज खुद मास्क पहन के फिर रहे हों। या मैं आज मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया, यकीन माने अगर 200 बंदे थे वहाँ पर, तो मुझ में 7-8 ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। 8 या 10 लोग, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। तो ये बड़ी खौफनाक चीज़ है कि लोग मसाजिद में, देखिए मैं ये नहीं कहता कि मसाजिद में ना जाएं, बिल्कुल मसाजिद में जाएं, तरावी पढ़ें, नमाज पढ़ें, लेकिन SOP पर अमल दरामद करें। मास्क तो पहन लें। हाँ, मास्क तो पहन लें। बाजारों में जाकर देखें, अब पुलिस और रेंजर तो है, अमल दरामद दो। बिल्कुल सर, टाइम खत्म हो गया। हाँ, हर चीज़ उन पर नहीं छोड़नी चाहिए। खुद मास्क के बगैर तो घर से कोई निकले ही ना। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।